नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे एवं अपनी परीक्षा की तैयारी में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी 3 अंक के प्रश्नों के ऊपर। आज हम आपके 4 अंक वाले कुल 4 प्रश्न देखेंगे और आज इसी वीडियो के साथ हमारा पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है हिंदी का, यह आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस मॉडल टेस्ट सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत लक्ष्य एकेडमी के साथ आप अपना जो है समय बिताए बनाए रखिए। इसके साथ क्या है, आपको यहाँ से काफी सारी चीजें जो है परीक्षा के अंतर्गत उपयोगी रूप से साबित होगी। ठीक है, तो आज हम हिंदी में प्रश्न क्रमांक जो 20 है वहां से जो 4 अंक के प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत। आप देख रहे हैं इसमें स्कूल एजुकेशन का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें मॉडल टेस्ट सीरीज। इसके अंतर्गत आज हम इसमें पहला जो प्रश्न पत्र है, इस पहले वाले मॉडल टेस्ट पेपर का क्या है, उसमें हाँ अंतिम वीडियो देख रहे हैं और इसके पश्चात यहाँ से पहला मॉडल टेस्ट पेपर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आज हम देखेंगे, इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें प्रश्न क्रमांक क्या है यहाँ से 20। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसको आप देखेंगे कि यहाँ से क्या है, आपको एक प्रश्न क्रमांक 20 के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित क्या है, उसमें व्याख्या कीजिए। इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह कितने अंक का प्रश्न है, आपका 4 अंक का प्रश्न है और इसी में आपको यहाँ से संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले तो आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत यहाँ पर किस प्रकार की चीजों का उल्लेख है, फिर वो आप समझ में आ जाएगा आपको कि यह किस पाठ से और कहां से लिया गया है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपुतु कहो रजपुतु कहो, जोल्हा कहो को। काहू की बेटी सो बेटी, और ये सो अलग सा है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, काहू की जाति बिगाड़ न सोहू। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को। तुलसी के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर तुलसी सरनाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ। मांगी के खेबो मशीत को सोइबो, लेबो को एकू न दैबो को दो। इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे, बड़ा प्यारी सी इसमें पंक्ति आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार से 4 प्रकार की इसमें पंक्तियां हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि तुलसीदास का इसके द्वारा यहाँ पर क्या है, तुलसीदास के द्वारा इसमें स्वयं का क्या है, एक प्रकार का वर्णन। अर्थात इसमें तुलसी जी के द्वारा, यहाँ से तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी गई आपकी रचना है, आपके आरोह की किताब के अंतर्गत उस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई किताब माफी चाहता हूँ, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना से ही क्या है, यह आपका क्या है, उसमें पद्यखंड लिया गया है। इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से कवितावली के अंतर्गत एक उत्तरकांड आपका यहाँ से पाठ्य पुस्तक में शामिल है और उसी उत्तरकांड से संबंधित यह क्या है, इसमें पद्य रचना। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ से उत्तरकांड जो है यह आपके आरोह की किताब में, तो संदर्भ में यह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसका थोड़ा संदर्भ देखते हैं हम। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। मतलब बिल्कुल वही चीज मैं आपको बता रहा था कि कवितावली के कहां से, इसमें यहाँ से उत्तरकांड से। और यह किस किताब में प्यारे बच्चों, तो यह आरोह की किताब में शामिल है आपकी ये वाली पंक्तियां। ये अभी मैं आपको व्याख्या इसकी समझाऊंगा। इसके रचयिता तुलसीदास है, यहीं पर मैं आपको कह रहा था इसमें कि तुलसीदास जी का क्या है, उसमें विवरण है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, इसके रचयिता भी कौन है, यहाँ से तुलसीदास। प्रसंग प्रस्तुत सवैया छंद में राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। ये जो प्रस्तुत प्रसंग है इसके बारे में याद रखना है। इस प्रसंग के अंतर्गत, इन आपकी पंक्तियों के अंतर्गत जो हमारे राम भक्त तुलसीदास जी होते हैं, तुलसीदास जी ने अपने यहाँ से राम के प्रति क्या है, अपनी अनन्य भक्ति, उनके प्रति जो समर्पित भक्ति होती है, वहां से उनके साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वहां पर क्या था, भक्ति रस का उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में प्रयोग किया था। तो अपने इष्ट देवता राम के प्रति क्या है, अनन्य भक्ति का वहां से वर्णन या समर्पित भक्ति का क्या किया है, उसमें वर्णन स्पष्ट किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो आप देख पा रहे हैं इसमें प्यारे बच्चों, यह जो आप का जो पाठ है उसमें, यह आपके कवितावली वाला जो एक पाठ है, पद्यखंड या काव्य खंड के अंतर्गत, उस कवितावली के अंतर्गत एक उत्तरकांड वाला, उसी के यहाँ पर क्या है, एक सब पॉइंट बना हुआ है, उसी आपके वहां से उत्तरकांड से ली गई ये पंक्तियां है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी के द्वारा। और इनके द्वारा यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इन रचनाओं पर हम थोड़ी सी इसकी व्याख्यात्मक विवरण अभी हम देखेंगे। इन पंक्तियों को जब आप देखते हैं तो इन पंक्तियों में क्या है, तुलसीदास जी के द्वारा अपने स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आप उन्हें कुछ भी कहिए, किसी भी प्रकार के संबोधित आप उनको संबोधन कर सकते हैं। और जब आप तुलसीदास जी की बात करते हैं तो वो क्या है, राम के गुलाम के रूप में माना है उन्होंने खुद को, और बहुत सारी चीजें अभी मैं इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बताऊंगा।
तो इस प्रकार का क्या है, एक प्रकार से प्रसंग यहाँ से बन सकता है कि तुलसीदास ने क्या किया है, अपने स्वरूप को राम के प्रति समर्पित रूप से प्रकट किया है। ये इसके मुख्य रूप से क्या आ जाएगा इसमें यहाँ पर प्रसंग में हो जाएगा। प्रसंग देख रहे हैं आप, प्रस्तुत सवैया छंद में राम भक्त तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। बिल्कुल उसमें अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। किसके प्रति अनन्य भक्ति, तो आपको याद रखना है भगवान राम के प्रति। किसके द्वारा, तो तुलसीदास जी के द्वारा। यह एक सरल सा पॉइंट है कि तुलसीदास जी के द्वारा राम के अनन्य भक्ति का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें अरे वो कुछ नहीं, वो ऐसी बात थी देखो उसमें हंसी के ऊपर दिमाग मत लगाइए आप। हाँ, अब हम देखते हैं इसके अंदर ठीक है, इसमें अरे हंसना अच्छी बात होती है, कभी कभी हंसी आ जाती है। देखो यहाँ पर देखो, इसको जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है देखना, इसमें लिखा गया है, कहा गया है धूत कहो। धूत का मतलब क्या होता है इसको देखना है इसमें। धूत कहो अवधूत कहो, धूत का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों इसमें त्यागा हुआ। तो उन्होंने कहा है, बड़े प्यार से इसकी व्याख्या को आपको समझना है, यहाँ से अच्छे से देखिए इसमें कि धूत कहो मतलब होता है त्यागा हुआ कहो, या अवधूत कहो मतलब सन्यासी, राजपूत कहो या जुलाहा कहो कोई। मतलब उन्होंने कहा है कि आप मुझे क्या कह सकते हैं, धूत अर्थात त्यागा हुआ कह सकते हैं, या सन्यासी कह सकते हैं, अवधूत मतलब सन्यासी, या राजपूत कह सकते हैं, या राजा का पुत्र यहाँ से, और या क्या कह सकते हैं उसमें जुलाहा कहो। इससे उन्हें क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप उन्हें जिस भी प्रकार से संबोधित करना चाहते हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मतलब आप वह कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही मुझे अपनी क्या है उसमें, ना ही मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे को ब्याह करना है, मतलब अपने बेटे का ब्याह किसी व्यक्ति विशेष की लड़की से करना है या बेटी से करना है। मतलब काहू की अर्थात किसी की बेटी से क्या है, मुझे अपने बेटे को ब्याहना नहीं है, उसकी शादी नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोहू, अर्थात मेरे द्वारा किसी व्यक्ति की जाति को भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे द्वारा क्या है उसमें किसी व्यक्ति विशेष की जाति को बिगाड़ा नहीं जा सकता, ये बात उन्होंने कही है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, उन्होंने कहा है कि तुलसी जो नाम होता है, तुलसीदास जो नाम है वह क्या है उसमें गुलाम है। किसका गुलाम है, भगवान राम का गुलाम है। जाको रुचे सो कहू कछु न हो, मतलब भगवान राम की रुचि के अलावा क्या है उसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान राम को यहाँ पर क्या है, इष्ट या आराध्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि भगवान राम की रुचि के अलावा जो है यह कुछ भी संसार में नहीं हो पाएगा। मांग के खैबो, इसमें क्या, मांगी के खैबो मतलब मांग के क्या है मैं खाता हूँ। मस्जिद को सोएबो का मतलब होता है मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एकू न देबो को दो, तो यहाँ से ना किसी से एक लेना है और ना ही किसी को क्या है दो देना है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो सामान्य अगर भाषा में मैं इसका व्याख्यात्मक स्वरूप आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगा, व्याख्यात्मक स्वरूप पर, या आपसे मैं यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ पर अपने स्वयं के विवरण को एक प्रस्तुत किया गया है। स्वयं का विवरण उन्होंने कहा है कि आप मुझे क्या कह सकते हैं, कि आप मुझे त्यागा हुआ कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं, राजपूत कह सकते हैं, या जुलाहा कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर अपने बेटे को किसी व्यक्ति की बेटी से नहीं ब्याहना है, और ना ही किसी की जाति को क्या है बिगाड़ना है। मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम की रुचि के अनुसार ही संसार में क्या होता है सारी चीजें होती है। और उसके बाद अंतिम में कहा गया कि मांग के खेबो मतलब मैं तो एक दास, मैं तो क्या हूँ राम का दास हूँ, मैं मांग के खाता हूँ। मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद, मस्जिद में सोता हूँ, और ना ही किसी से एक लेना है और ना ही किसी को क्या है दो देना है। इस प्रकार का इसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात इसमें तुलसीदास जी के द्वारा अपने जीवन का एक यहाँ पर मूलतः स्वतंत्र वर्णन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जहां पर विभिन्न प्रकार का जो यहाँ से आप देखते हैं कि कवियों के द्वारा जो आडंबर रचा जाता है कई प्रकार की रचनाओं में, पर इन्होंने क्या है उसमें निश्चल जो होता है, निश्चल या एक प्रकार से स्वच्छंद वर्णन किया है, कि जहां पर आपकी जिस प्रकार की यथार्थवादी जो चीजें होती है उन्हीं चीजों को यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा प्रकट किया गया है। तो इसके व्याख्या में अभी हम देखते हैं, यहाँ से व्याख्या में काफी सारी चीजें जो है आपको इसमें सरलतम रूप से देखकर समझ में आएगी। राम भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग उन्हें त्यागा हुआ कहे। अभी मैंने बताया कि यहाँ से कि त्यागा हुआ, तो त्यागा हुआ कहे, या सन्यासी, या जाति से राजपूत समझे, या जुलाहा समझे। यही बात हमने अभी यहाँ पर पंक्ति के अंतर्गत देखी थी। इसमें जब आप देखेंगे तो इनको धूत कहे मतलब त्यागा हुआ, या सन्यासी, ये राजपूत, या क्या कहे जाति से इनको क्या कहेंगे उसमें जुलाहा। अब इसके आगे क्या लिखा है, मुझे इन सब से कोई असर नहीं पड़ता। यही बात प्यारे बच्चों हम अभी यहाँ पर कर रहे थे
कि यहाँ से तुलसीदास जी को इनके आधार पर किसी भी प्रकार से संबोधित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति अथवा नाम की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने कहा है कि मुझे अपनी जाति अथवा नाम की कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर जब आप देखेंगे नाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। वही बात मैं कह रहा था कि क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। यही बात उन्होंने अभी यहाँ से आपके पद्यांश के अंतर्गत यही कही थी। इसमें जब आप देखेंगे तो काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, मतलब किसी की बेटी से क्या करना है, उनको अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, और न ही किसी की जाति बिगाड़नी है। और यही कहा है कि न ही किसी की क्या बिगाड़नी जाति। मैं तो भगवान राम का दास तुलसीदास हूँ। भगवान राम के दास के रूप में बताया उन्होंने स्वयं को। और कोई और यदि मुझे किसी और नाम से पुकारे तो पुकार सकता है। अगर किसी और नाम से पुकारना है तो उन्हें पुकार सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात उन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से यहाँ पर कटाक्ष किया है कि उन्हें किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास जी की साधु प्रवृत्ति के अनुरूप आगे कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांगकर अपनी भूख शांत करता हूँ। यही बात कही गई यहाँ पर कि मांग के खेबों का मतलब भिक्षा मांगकर क्या करता हूँ, अपनी भूख शांत करता हूँ। और मस्जिद में सोता हूँ। कहाँ पर सोता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ। कहा गया है कि भिक्षा मांगकर इसमें आप अपनी भूख को शांत करता हूँ। और कहाँ सोता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ। जातिवाद और नाम के बंधन में फंसे इन लोगों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब जो जातिवाद और नाम के बंधन में जो फंसे लोग होते हैं, इन लोगों से, इन और लोगों दोनों शब्द अलग हैं, इन लोगों से उन्हें क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है। यही बात कही है उनके द्वारा। मतलब उन्हें किसी प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता यदि वहां पर कोई व्यक्ति उनके बारे में क्या विचार रखता है। यह इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इसके बाद अब जब देखेंगे तो इसमें इसका काव्य सौंदर्य क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति का भाव प्रदर्शन किया है। यह तो बिल्कुल सही बात रहेगी कि राम के प्रति अपने अनन्य भक्ति का क्या किया इन्होंने, भाव प्रदर्शन। उसके बाद आप देख रहे हैं कहो कहू काहू की कहे कछु, अर्थात एक ही जैसे क वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या है, क वर्ण की आवृत्ति है। और आप सभी जानते हैं कि जब एक ही प्रकार के वर्ण की आवृत्ति होती है तो इस प्रकार से वहां पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार का बोध होने लगता है। अलंकार कौन सा हो जाएगा इसमें, अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार छठा है इसके अंतर्गत। यहाँ पर कौन सा छंद है, सवैया छंद। सवैया छंद के अंतर्गत आप देखते हैं कि काफी सारे सवैया छंद जो होते हैं उनका प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद भाषा सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण है। या तो आप जानते हैं कि चाहे सूरदास हो चाहे आपके तुलसीदास जो हो, उन दोनों की भाषा जो है वहां पर सरल सहज एवं प्रभावपूर्ण भाषा का ही इनके द्वारा प्रयोग किया गया। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो आपने यहाँ से क्या देखा अभी तक कि प्रभावपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसको भी याद रख लेना। ब्रज के साथ साथ तुलसीदास जी ने क्या किया है, विभिन्न प्रकार से अवधि का भी प्रयोग किया है, इनको याद रखिए। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह प्रश्न क्रमांक 20 है। यह 4 अंक का प्रश्न है। अभी मैंने आपसे कहा कि वह 4 अंक का प्रश्न रहेगा। और ये पंक्तियां जो होती है प्यारे बच्चों, यह पंक्तियां कहाँ से ली गई है, तो ये कवितावली नाम का जो आपका पाठ है इसके उत्तरकांड से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है आपके यहाँ से, सूरदास। और इन्होंने अपने यहाँ से दास्य भाव का प्रदर्शन किया इन पंक्तियों के माध्यम से। अपनी अनन्य भक्ति, भगवान राम के प्रति जो भक्ति होती है इनकी, उस भक्ति का वर्णन जो है इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। और अपने क्या है, स्वच्छंद प्रकार के क्या है उसमें यहाँ पर एक व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है कि उन्हें क्या करते हैं, लोगों से वह प्रभावित नहीं होते और उन्हें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की चीजों का भी वर्णन यहाँ पर क्या है, अर्थात इसमें क्या है, सामान्य रूप से जब आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की चीजों से वह प्रभावित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा निम्नलिखित, ये प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा रहेगा। यहाँ पर जब आप देखते हैं 20 का अथवा, इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस पद्यांश को जब आप देखेंगे, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोग लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसको जब आप देखते हैं तो यह आपका, इसको फिर से आप देखिए, यह जो आपका 4 यहाँ से पंक्तियां दी गई है, यह पंक्तियां जो होती है एक माँ और उस बच्चे के वात्सल्य को प्रदर्शित करने की ओर इंगित कर रही है। कि आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, यहाँ किसके बारे में बताया गया है, माँ का वर्णन किया गया है। हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, हाथों पे क्या कर रही है, झूला बनाकर झुला रही है। और रह रह के हवा में जो लोका देती है, मतलब उसे क्या करती है, झोंका देती है, एक प्रकार से उसे लहराती है, उसको क्या कहा गया, लोका देती। गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी,
बच्चा क्या करता है इसमें खिलखिलाकर क्या होता है हंसने लगता है। यह जो पंक्तियां है जो आपके यहाँ से बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, यह पंक्तियां प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आपकी एक सबसे महत्वपूर्ण एक क्या होती है इसमें रचना होती है, फिराक गोरखपुरी जी की रचना, जिनका पूरा नाम रघुपति साय फिराक गोरखपुरी इस प्रकार से है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के निवासी भी है, रघुपति साहे गोरखपुरी यह इनका पूरा नाम है। तो इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो इनके द्वारा एक रचना लिखी गई है, और उस रचना का नाम क्या होता है तो याद रख उस रचना का नाम होता है रुबाइया। तो रुबाइया नामक इस रचना से ही क्या है यह पंक्तियां यहाँ से संकलित की गई है। तो संदर्भ में भी देखते हैं हम, इसमें प्रस्तुत काव्य रचना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित रुबाइया से उद्गृत है। इसमें भी आपको याद रखना है कि यह आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह जो होती है, और मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में जहां पर हिंदी का परिचय हम पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बताया था कि आरोह की जो किताब होती है वह दो भागों में विभाजित है, एक आपका काव्यखंड और काव्यखंड के साथ इसमें गद्यखंड। तो प्यारे बच्चों काव्यखंड के अंतर्गत रुबाइया नाम का जो पाठ है वह किसके द्वारा लिखा गया, फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा। तो फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखे गए इस पाठ की यहाँ पर पंक्तियां दी गई है आपको। तो आपने देखा कि प्रस्तुत काव्य रचना हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित रुबाइया से उद्धृत की गई है, मतलब वहां से ली गई है। इसके रचयिता कौन है, उसमें फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय गोरखपुरी भी कह सकते हैं, उनका पूरा नाम है यह, जिनके द्वारा लिखा गया है। यह क्या है हमारा संदर्भ है। तो इससे हमको ये चीज सीखने को मिलती है, क्या चीज आपको, कि जब भी किसी पंक्तियों को देखेंगे तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आपको उस पाठ की पंक्तियों के बारे में पता होना आवश्यक है, आपको उस पाठ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप यह पहचान पाएंगे कि यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। ठीक है इसमें। तो यहाँ पर आपने देखा है, इसके बाद प्रसंग की जब हम बात करते तो प्रसंग के पहले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो उपयुक्त पंक्ति आप देख पा रहे हैं, उपयुक्त पंक्तियों को देखने से ये समझ में आता है, जो रुबाइया से ली गई है इनको देखने से समझ में आता है कि यहाँ पर एक माँ के द्वारा अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य के प्रेम को क्या किया गया है, वहां से प्रकट किया गया, प्रस्तुत किया गया है। तो वात्सल्य रस यहाँ पर मुख्य रूप से कूट कूट कर भरा हुआ दिख रहा है, जिसमें माँ के द्वारा अपने बच्चे के प्रति क्या है वात्सल्य प्रेम का प्रदर्शन है। तो इसको आप क्या देख रहे हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में शायर जो है वो कौन है, हमारे फिराक गोरखपुरी। तो यहाँ पर याद रखना इस प्रकार से, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी ने बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण किया। मैं अभी आपको बता रहा था प्यारे बच्चों कि बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से मिलता है। किसके प्रति रहेगा माँ का प्रेम, तो याद रखना है आपको बच्चे के प्रति क्या होता है माँ का इसमें वात्सल्य प्रेम। और आपको जो सारा का सारा विवरण जो मैंने आपको अभी बताया कि माँ जो है वह किस प्रकार से बच्चे के साथ क्या करती है, वात्सल्य प्रेम को प्रदर्शित करती है, वही सारी चीजें भावार्थ के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ से देखते हैं तो क्या कहा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, मतलब चांद का टुकड़ा मतलब अपने पुत्र को लेकर कहाँ खड़ी है वो, आंगन में। उसके बाद हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, हाथों पे झुलाती अर्थात उसके साथ क्या है वह विभिन्न प्रकार के वात्सल्य पूर्वक स्नेह पूर्वक क्रियाकलाप करती उसकी माँ। रह के हवा में जो लोका देती, रह के हवा में क्या करती उसको झुलाती है, और एक प्रकार से झोंका के रूप में लहराती है, उसको कहा जाता है लोका देना। जैसे आपने किसी क्या है वहां पर झूले को हिलाया होगा, इस प्रकार से जो झूला हिलाते हैं हम उसे क्या कहा जाता है, लोका देना हिंदी भाषा में। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, बच्चे की हंसी निकल जाती है, गूंजने लगती है यहाँ से खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये अर्थात ये संपूर्ण जो चार पंक्तियां है ये वात्सल्य से ओतप्रोत पंक्तियां, और इन्हीं वात्सल्य से ओतप्रोत पंक्तियों में आपको यहाँ पर वात्सल्य रस का भाव देखने को मिलेगा आपको। तो भावार्थ में अभी हमने देखते हैं यहाँ से भावार्थ में क्या चीजें होती है उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना, फिराक उस प्रकार से लिखा जाएगा। फिराक गोरखपुरी माँ शिशु के मध्य के अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए करते हैं कि मैं अभी आपको बता रहा था माँ और शिशु के मध्य के क्या है उसमें अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माँ अपने घर के आंगन में अपने चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले शिशु को गोद में लिए खड़ी है। यही बात अभी मैं कह रहा था कि इसमें आंगन में क्या है, चंद्रमा के समान जो प्यारा है उस शिशु को गोद में लिए हुए क्या है उसमें खड़ी, कहाँ पर खड़ी है, तो माँ अपने घर के आंगन में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले शिशु को गोद में लिए खड़ी है। वह अपनी गोद का झूला बनाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को झुला रही है, अर्थात गोद का क्या बना दी उसने, झूला बना दी है। और गोद तो समझते हैं आप
बैठने के पश्चात जो एक ऐसी आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें गोद। तो अपने गोद का क्या है, उसमें झूला बना लिया है इसमें। तो इसको अच्छे से याद रखना है इसमें कि गोद का झूला बनाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को झुला रही है, अपने बच्चे को झुला रही है। माँ जब बच्चे को हाथों से ऊपर उछाल उछाल कर उसे लोका देती है, इस प्रकार से हाथों से क्या करती है, उसमें उछालती है, इस प्रकार से क्या करती है, उसको यहाँ से टहलाती है। तो माँ जब अपने बच्चे को हाथों से ऊपर उछाल उछाल कर उसे लोका देती है, तो बच्चा प्रसन्नता के मारे खिलखिलाकर हंस देता है। बच्चा क्या करता है, प्रसन्नता के मारे खिलखिलाकर हंस देता है। इसका अभिप्राय यह है कि माँ की गोद में बच्चा आनंद का अनुभव कर रहा है। बिल्कुल सही बात, जब वह खिलखिलाकर हंसने लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है प्यारे बच्चों कि माँ की गोद में बच्चा क्या कर रहा है, आनंद का अनुभव करता है, और उसकी किलकारियों से घर आंगन सब क्या होता है, गूंजने लगता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बच्चा छोटा होता है, आप सभी प्यारे बच्चे हैं, आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आपने भी इस प्रकार की कलाकृतियां और क्रियाकलाप अपनी माँ की गोद में किया होगा। आपने अपनी माँ की गोद में विभिन्न प्रकार की क्या है, उसमें वात्सल्य, प्रेम या स्नेह से संबंधित गतिविधियां की है। वही संबंधित गतिविधियों का वर्णन फिराक गोरखपुरी जी की यहाँ पर रचना रुबाइयों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो आपको जो मैंने एक सारांश जो आपको पहले मैंने बताया था, इसका एक प्रकार से यहाँ से व्याख्यात्मक चीज, इसका वर्णन, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें व्याख्या के रूप में लिखी हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं कि सारी चीजें जैसी की वैसी, बस आपको क्या है, उसमें पाठ को पढ़ने के पश्चात उसका भावार्थ समझ में आना चाहिए। यदि आप उसका भावार्थ समझ सकते हैं तो आप उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी, आप उससे संबंधित प्रश्नों को बना सकते हैं जो व्याख्यात्मक रूप में रहेंगे। इसके काव्य सौंदर्य की हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है बच्चे के प्रति माँ के अनूठे वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण। बिल्कुल सही, वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण इस रचना में अवश्य किया गया है। वात्सल्य रस की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कौन सा रस है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो वात्सल्य रस की क्या है, उसमें सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति। चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग। चांद का टुकड़ा मतलब अत्यधिक प्रिय होना। भाषा सरल सरस एवं अभिव्यक्ति में सहायक है। भाषा क्या है, एक सरल सहज है। और आप देख भी पा रहे हैं कि इस आपके यहाँ से पंक्तियों को देखेंगे तो इन पंक्तियों को देखने पर बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होती हमें अर्थ प्राप्त करने में। अर्थात इससे हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो भाषा है वो कैसी है, यहाँ पर सरल सहज भाषा का प्रयोग यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा किया गया है। तो काव्य सौंदर्य में आप देख रहे हैं, इसको एक बार देख लीजिए आप कि किस प्रकार की चीजें हैं। वात्सल्य प्रेम का सजीव चित्रण है, वात्सल्य रस का प्रेम है, चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और भाषा कैसी प्यारे बच्चों, तो सरल एवं क्या है, सहज। इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 21, ये रहा आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 21। और इस प्रश्न क्रमांक 21 में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अभी तक आप पद्यांश देख रहे थे प्रश्न क्रमांक 20 में, अब आपको क्या करना है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको पहले भी एक पेपर के अंतर्गत बताया था कि गद्यांश या पद्यांश की अगर आपको व्याख्या करना है तो सबसे पहले आपको उन पंक्तियों को, उस पद्यांश को या उस गद्यांश को पढ़ना होगा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि यह जो पाठ है या किस पाठ से लिया गया है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, मतलब भैया पानी की क्या है यहाँ पर कमी है। एक बात समझ में आ रही है कि चारों ओर क्या हो रही है, उसमें यहाँ पर चारों ओर पानी की कमी, पानी की कमी है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन, यहाँ पर लिखा है बाल्टी भर भर पर इन पर क्यों फेंकते हैं, याद रखना उसमें इन पर क्यों फेंकते हैं। अर्थात जब कठिनाई चल रही है तो याद रखना उसमें जो अपने घर में इकट्ठा किया हुआ जो पानी होता है, लोग इनको बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। बाल्टी भर भर कर फेंकने का जो आपका वर्णन है वह इंद्र सेना के ऊपर क्या किया जाता था, पानी फेंका जाता था। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे। तो क्यों फेंकते हैं, कैसी निर्मम बर्बादी है, उसको पानी फेंकने को निर्मम बर्बादी कहा गया है। निर्मम बर्बादी किसकी बर्बादी बताया गया, इसमें पानी की बर्बादी का उल्लेख है। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से, बिल्कुल इसमें कि अंधविश्वासों से क्षति होती है। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र यह कह सकते हैं, तो कि सेना, यहाँ पर याद रखना है कौन कह सकता है कि इन्हें इंद्र यह सकते हैं या कह सकते हैं, अर्थात इन्हें इंद्र की सेना कह सकते हैं। ये इस प्रकार से है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ से। तो याद रखना कौन कह सकता है कि इन्हें इंद्र की सेना, इंद्र सेना अभी मैंने बताया कि इंद्र सेना का उल्लेख होता है जिस पर पानी फेंका जाता है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते।
अगर क्या होता है इस पाठ के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो जहाँ पानी की कमी होती है वहां पर एक छोटे बच्चों की टोली हो जाती है, और वो टोली या एक प्रकार से 4 5 15 20 जब आप देखेंगे कम से कम 5 से 7 बच्चों की एक जो समूह होता है, वह आपका बच्चों का समूह क्या करता है, वह घर घर जाके पानी मांगता है। और वह लोग क्या करते हैं, अपने घर का इकट्ठा किया हुआ पानी किसके ऊपर फेंकते हैं, उन बच्चों के समूह के ऊपर फेंकते हैं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि यदि यह इंद्र की सेना है तो वह भगवान इंद्र से स्वयं के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती, लोगों का इकट्ठा किया हुआ पानी की बर्बादी क्यों की जा रही है, इस प्रकार का अंधविश्वास क्यों है, इस बात का उल्लेख अच्छे से पढ़ना है आपको। यहाँ पर देखिए, तो अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा खुद अपने लिए क्यों पानी नहीं मांग लेते, क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते। ये कहा गया इंद्र सेना से, क्या ये मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूम क्यों रहे, नहीं यह सब पाखंड है। उन्होंने कहा कि यह सब क्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़कर और क्या है उसमें गुलाम बन गए थे। इन्होंने कहा कि इस प्रकार के अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए थे और क्या बन गए थे उसमें गुलाम। अर्थात यह जो आप पाठ देख पा रहे हैं, इस पाठ के अंतर्गत यहाँ से जब आप देखेंगे, और इसके आगे भी है क्या, यहाँ से गद्यांश क्या इतना ही है प्यारे बच्चों, तो नहीं, बिल्कुल यहाँ से इतना ही है। और इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं इतना ही यहाँ से गद्यांश है। तो यह जो है पानी की यहाँ से किल्लत की हम बात कर रहे हैं, पानी की किल्लत किस पाठ के अंतर्गत थी, याद रखना उसमें काले मेघा पानी दे, आपका यह एक क्या है उसमें पाठ, और यह किसके द्वारा लिखा गया पाठ है प्यारे बच्चों, तो याद रखना धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया यह क्या होता है एक पाठ। और इसी पाठ के अंतर्गत पानी की बर्बादी से संबंधित धर्मवीर भारती के द्वारा वास्तविक एवं यथार्थ जीवन पर कटाक्ष किया गया है। इस पाठ में आपने यह एक स्टोरी या कहानी सुनी होगी कि यहाँ पर पानी की किल्लत होती है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। इसको बड़े प्यार से सुनना, यह आपकी व्याख्या में काम आएगा आपको, कि लोग क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। फिर भी एक इंद्र सेना होती है, और वह इंद्र सेना या उसको आप इंद्र सेना कह सकते हैं, वह सेना क्या करती है, बच्चों की सेना होती है, जो क्या करती है, घर घर जाकर क्या मांगती है उसमें पानी, और पानी मांगने का काम करती है। तो वहां पर कवि लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि अगर यह सेना क्या है, भगवान इंद्र की सेना है, तो वह स्वयं के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती, यह पानी की बर्बादी क्यों कर रही है। अर्थात यह एक प्रकार का पाखंड या क्या है, अंधविश्वास है, जो लोगों के द्वारा उनको पानी दिया जाता है और अपने पानी की क्या की जाती है, बर्बादी। और अंतिम में उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से हमें गुलाम बनाकर रखा, जिस प्रकार से भारतीय नागरिकों का शोषण किया, उसी प्रकार का अंधविश्वास जो होता है प्यारे बच्चों, वह इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने पानी वाले जो बर्बादी वाला जो उल्लेख है इसके ऊपर किया है, कि इस वर्णन के अंतर्गत कि अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बनकर रह गए, उसी प्रकार की चीजें यहाँ पर क्या है आपके इस गद्यांश के अंतर्गत है। तो इसको जब आप देखेंगे तो इस गद्यांश में क्या है देखना, संदर्भ को थोड़ा सा देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के प्रसिद्ध संस्मरण काले मेघा पानी दे, बिल्कुल यही बात मैं आपको कह रहा था कि किस पाठ का ये काले मेघा पानी दे से अवतरित है, आरोह की किताब के गद्य खंड में है। और यह एक प्रकार का क्या है, उसमें संस्मरण विधा होती है, कहानी उपन्यास नाटक एकांकिनी संस्मरण रिपोर्टाज ये सब रेखा चित्र क्या है, ये गद्य की विधा है। और इसके लेखक कौन है जी, तो यहाँ से याद रखना है इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया क्या है यह आपका इसमें पाठ है, और इसी पाठ से इन पंक्तियों को लिया गया है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि उसमें पानी की बर्बादी का उल्लेख है इस प्रकार से, और यही प्रसंग में भी आप लिखेंगे कि यहाँ पर पानी जो होता है उसकी बर्बादी और पानी को बचाया नहीं गया है, उसे एक अंधविश्वास स्वरूप प्रदर्शित किया गया, यह आपके प्रसंग में देखने को मिलेगा। अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती फिरती है। अनावृष्टि मतलब जहां वृष्टि न हुई हो, वर्षा न हुई हो, जब वर्षा नहीं हुई तो वर्षा न होने के कारण उसको दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगती फिरती है। कहाँ की बच्चों की है, गांव के बच्चों की क्या है उसमें इंद्र सेना, भगवान इंद्र की सेना कहा गया है उसको, इंद्र सेना द्वार द्वार पर पानी मांगती फिरती है। घरों में से स्त्रियां उन पर पानी फेंकती है, बिल्कुल सही बात अभी मैं आपको बता रहा था। लेखक का किशोर मन भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी को देखकर बेचैन हो जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो घरों में से स्त्रियां उन पर क्या फेंकती है प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसमें वहां पर पानी फेंकती है। और लेखक का जो किशोर मन है, इस भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी, बर्बाद किया जा रहा है पानी, निर्मम बर्बादी के रूप में उल्लेखित है यहाँ पर,
तो आप देखेंगे पानी की यहाँ से निर्मम बर्बादी को देखकर जो आपके लेखक है उस लेखक का हृदय क्या हो चुका है, उसमें बेचैन हो चुका है। यही चीज आपको प्रसंग में प्रदर्शित करना है। अर्थात वहां पर क्या होता है कि वर्षा की कमी होने के कारण एक बच्चों का जो समूह या टोली होती है वह क्या करती है, उसमें पानी मांगने जाती है और उससे क्या करती है, यहाँ से जो महिलाएं बड़े मुश्किल से जो पानी इकट्ठा करके रखती है, जो स्त्रियां होती है जो पानी को इकट्ठा करके रखती है, उस पानी को क्या करती है, उस इंद्र सेना को देते रहती है। उसके ऊपर पानी क्या है, उसमें छिड़कते रहती है। तो इस प्रकार से पानी की बर्बादी का उल्लेख क्या है, इस आपके यहाँ से गद्यांश के अंतर्गत किया गया है। तो इसको हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे तो वही सारी चीजें होती है। व्याख्यात्मक में याद रखना गद्यांश की जो व्याख्या होती है वो लगभग लगभग उसके गद्यांश की पंक्तियों से थोड़ा सा 2 से आपके 4 पॉइंट आप विस्तृत करके भी लिख सकते हैं, बस गद्यांश को आपको समान रूप से देखना है। तो जो मैंने आपको कम से कम 1 से 2 बार कहा कि पानी की बर्बादी और इस प्रकार से उसको क्या कहा गया है, अंधविश्वास के रूप में प्रकट किया गया है, वही सारी चीजें हैं, इसलिए इसमें आपको ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। लेखक बताते हैं कि गर्मी के कारण पानी का अभाव है। बिल्कुल सही बात है, इसमें गर्मी के कारण क्या है, इसमें पानी का अभाव है। लोग बड़ी कठिनाई से पानी सहज सहज कर रख रहे हैं, लेकिन उन बालकों की इंद्र सेना पानी की पुकार लगाती तो उस पानी को लड़कों के ऊपर डालकर उन्हें कर देते हैं। पानी पृथ्वी पर इधर उधर बहकर बर्बाद हो जाता है। वही बात तो मैं अभी आपको बता रहा था। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर जब आप देखते हैं तो पानी की बड़ी क्या है, उसमें कठिनाई है और लोग पानी को इकट्ठा करके सहज सहज कर रख रहे हैं। लेकिन जब बालकों की इंद्र सेना आती है और वह क्या करती है, पानी की पुकार करती है, अर्थात पानी मांगने लग जाती है, तो घरों से स्त्रियां निकल कर उस इंद्र सेना को क्या देने लगती है, पानी। और कवि को क्या करती है, या माफी चाहते हैं इसमें आपसे, लेखक जो होता है उस लेखक को यह क्या लगता है, पानी की बर्बादी लगती है। पानी पृथ्वी पर इधर उधर बहकर बर्बाद हो जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब कोई लड़कों की टोली या सेना आएगी उसके ऊपर यदि आप पानी डाल देते हैं तो अपने घर में इकट्ठा किया हुआ पानी क्या हो जाएगा, अरे बर्बाद हो जाएगा, जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, जल जीवन है। ठीक है, इसके बाद क्या देख रहे हैं, यह केवल और केवल पानी की बर्बादी है, बिल्कुल अंधविश्वास है। लेखक ने इसको क्या कहा है, अंधविश्वास है। पानी मांगने वाले लड़कों को इंद्र सेना कहा गया है। वही चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि पानी मांगने वाले लड़कों को क्या कहा गया है, इंद्र सेना कहा गया है। अगर यह इंद्र सेना है तो इंद्र से पानी क्यों नहीं दिलवा लेते। बिल्कुल सही बात, यही चीजें कही गई है कि यदि यह इंद्र की सेना है तो इंद्र भगवान से पानी क्यों नहीं दिलवा लेते। स्वयं इंद्र सेना है तो याद रखना उसमें क्या कहा गया है कि यदि यह स्वयं इंद्र सेना है तो अपने देवता से अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों गली मोहल्लों का स्वच्छ जल बर्बाद करवा रहे हैं। इंद्र सेना के नाम पर पानी बर्बाद करना एक पाखंड है। ये बात कही गई है कि इस इंद्र सेना के नाम पर पानी को बर्बाद करना क्या है, एक पाखंड के रूप में बताया गया है और दिखावा कहा गया है उसको। बिल्कुल सही, पानी की बर्बादी है, ये भी बात सही है। पानी की क्या है, इसमें बर्बादी। इसी पाखंड के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके क्या हो गए, गुलाम हो गए। तो अंतिम में यह भी कहा गया कि इस पाखंड के कारण हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके क्या हो गए, गुलाम या दास हो गए। तो इस व्याख्या में कुछ नहीं है यार, एकदम से आप देखेंगे तो गद्यांश जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी गद्यांश को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर व्याख्या की गई है। और एक बस सीधा सा फंडा है कि इंद्र सेना क्या करती है, उसमें पानी मांगने जाएगी और वहां पर क्या होता है, स्त्रियां उन पर पानी डालती है। तो कवि का कटाक्ष होता है कि जब इतना इकट्ठा बड़े मुश्किल से यह पानी इकट्ठा होता है तो हम उसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं। अगर यह इंद्र की सेना है, भगवान सच में अगर यह भगवान इंद्र की सेना है तो भगवान इंद्र से यह पानी क्यों नहीं मांग लेती। यह उन बच्चों के ऊपर भी, बच्चों की सेना के ऊपर भी क्या है, उसमें कटाक्ष किया गया है और इसे एक पाखंड बताया गया है, अंधविश्वास बताया गया। और अंतिम में कहा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा भी इस प्रकार का पाखंड एवं अंधविश्वास भारतीयों के अंतर्गत था, इस कारण से वह क्या रहे, गुलाम रहे। अंतिम में आप विशेष पॉइंट में देख रहे हैं, गुलाम, इकट्ठा आदि उर्दू के शब्दों के साथ निर्मम, क्षति जैसे संस्कृत के शब्द प्रयोग किए गए। गुलाम और इकट्ठा शब्द क्या है भैया, इसमें आप देखेंगे किस भाषा के हैं, उर्दू के। और अंतिम में आप देखते हैं निर्मम जो शब्द आप देख रहे हैं, क्षति और जो शब्द देख रहे हैं, निर्मम और कौन है, क्षति, ये किस भाषा के शब्द है प्यारे बच्चों, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किए। सरल खड़ी बोली का प्रयोग है, बिल्कुल सही बात, सरल खड़ी बोली का प्रयोग इस आपके यहाँ से गद्यांश के अंतर्गत किया गया। जब भी आपको कोई एक अर्थ अगर सीधा सरल स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वहां पर जो भाषा होती है वह कैसी भाषा होती है, सरल एवं खड़ी बोली के रूप में प्रयोग की जाती है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ से 21 का अथवा, इस 21 के अथवा में भी आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर भी प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ पर भी आपको एक यहाँ से गद्यांश है जो अथवा में है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये 4 अंक का प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 20 का क्या अथवा है। ठीक है, उसमें आप सभी जानते हैं कि संदर्भ प्रसंग वाले जो आपके यहाँ से प्रश्न होते हैं थोड़े से व्याख्यात्मक होते हैं, थोड़े अधिक समय तक के लिए चलते हैं, इसको आपको समझना है, इससे हमारे वीडियो क्या है थोड़े बड़े हो जाते हैं। इस वाले आपको यहाँ से इस वाले गद्यांश को पढ़ना है। यह गद्यांश कितना बड़ा है इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सोचने लगे, सबसे अंतिम में लिखा है सोचने लगे, तो देखते हैं यहाँ से इतना ही है क्या, बिल्कुल यह इतना ही है, सोचने लगे तक ही है, बाकी तो सब इधर का ही है। इसमें देखिए विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लावा, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता है। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी। भक्तिन की लड़की के बारे में बताया गया है कि उससे कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। भैया उसने लड़के को नापसंद कर दिया, बोले मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, टाटा बाय बाय है, बंदे लोग को कॉल कर देगी नहीं तो। ठीक है, बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। बाहर के भाइयों का जो है, बाहर के यहाँ पर जब आप देखेंगे बाहर के बहनोई का आना, याद रखना बाहर के जो बहनोई का आना है चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, ये बताया गया है। अतः यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया, मतलब शादी नहीं हो पाई लगता है। वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। दोनों माँ बेटी मतलब भक्तिन और भक्तिन की कौन है, बेटी, वो दोनों क्या करती है, खूब मन लगाकर अपने संपत्ति का क्या करती है वहां पर देखभाल। और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगते हैं। भक्ति की इस कहानी की जब हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई यह कहानी होती है। और वहां पर आपने देखा कि महादेवी वर्मा के द्वारा जो यह लिखा गया पाठ होता है यहाँ से भक्तिन और उसकी बेटी जो होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उसका उल्लेख इस पाठ के अंतर्गत है कि भक्तिन की बेटी क्या करती है कि लड़के को क्या कर देती है, वह वहां से रिजेक्ट कर देती है। पर अंतिम समय में लड़के के तरफ के जो लोग होते हैं, लड़के वाले यह चाहते कि किसी भी प्रकार से वह क्या करे, भक्तिन की बेटी से वहां पर उसका विवाह हो जाए और उस लड़के को उस लड़की के पति के रूप में स्वीकारने पर क्या कर देते हैं, वह जोर दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वही चीज अंतिम में कही गई है कि यहाँ से मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह कौन है, यह कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ये किसके लिए कहा गया है, उस लड़के के लिए कहा गया है कि कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार की, याद रखना, किसी न किसी प्रकार की पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगते हैं। उसको क्या बना देना चाहते हैं, उसका पति बना देना चाहते हैं कि भैया उसकी शादी करा देना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसका मन नहीं है तो शादी क्यों करवा रहे हैं। आप देखो, विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठेत, विधवा बहन है भैया, कौन है बहन, हमारी भक्ति ने विधवा, विधवा बहन के गठबंधन के, माफी चाहते हैं उसमें भक्ति ने विधवा नहीं, देखो इसमें विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत, इसमें लिखा है जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। साले को क्या करता है, उसमें बुला लाया। और वही तीतर लड़ाने वाला जो साला होता है प्यारे बच्चों, वही चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि तीतर लड़ाने वाले साले की शादी भक्तिन के बेटी से करना चाहते हैं, यही इस पाठ के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। पर भक्तिन एवं भक्तिन की बेटी के द्वारा उस लड़के को क्या कर दिया जाता है, नापसंद कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। और फिर भी वह लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर एक कहावत उल्लेखित की गई है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यह आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। तो आपने अभी मैंने इसमें क्या कहा, भक्तिन का उल्लेख है, तो सामान्य रूप से आप इसमें समझ सकते हैं कि कौन से पाठ से चरितार्थ है। यह आपका भक्तिन नामक पाठ से लिया गया है, जो आपके यहाँ से आरोह की किताब के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो गद्य खंड का पहला ही पाठ है, जिसकी रचना महादेवी वर्मा के द्वारा की गई है। तो यहाँ अपनी बेटी के लिए उन्होंने रिश्ते को अस्वीकार करने का बोध है, वहां पर उसे उसकी शादी न कराने का, नापसंद करने का बोध यहाँ पर प्रसंग के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें तो इसको अंतर्गत यहाँ से जब आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या चीजें होती है। प्रस्तुत गद्यांश, बिल्कुल यहाँ गधांश लिखा है, गधांश नहीं है, गद्यांश है वो। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के संस्मरण, यहाँ प्रसिद्ध आरोह के क्या है उसमें संस्मरण, इसमें भक्तिन से अवतरित है। कहाँ से लिया गया है, भक्तिन से। और इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा।
प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा, भक्तिन के जो जेठ होते हैं प्रस्तुत गद्यांश में ये बताया गया है कि भक्तिन के जो जेठ है उस जेठ का बड़ा बेटा विधवा बहन का विवाह अपने तीतर लड़ाने वाले साले के साथ करवाना चाहता है। भक्तिन का जो भैया कौन है इसमें, भक्तिन का बड़ा जेठ का जो यहाँ पर क्या है, भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा है, वह अपनी विधवा बहन का विवाह करवाना चाहता है। मतलब जेठ जी का जो बेटा है, और कैसा बेटा, वो बड़ा बेटा, वह अपनी क्या है, विधवा बहन का विवाह करवाना चाहता है। और वह किससे, तीतर लड़ाने वाले साले के साथ। तो आपको याद रखना है किससे करवाना चाहता है, वह साले के साथ। परंतु भक्तिन व उसकी बेटी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, नापसंद कर दिया, बोले आई हेट यू बोल दिया उसने। किसको बोल दिया, उस लड़के को बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया, इसको याद रखना है। तो यही चीजें हैं कि वहां पर एक छोटा सा प्रसंग आपको प्यारी से 2 पंक्तियों में प्रस्तुत करना है। क्या प्रसंग प्रस्तुत करना है, ये बात आपको याद रखना है कि भक्तिन के जो जेठ है, उस भक्तिन के जेठ का जो बड़ा बेटा होता है, वह अपनी जो विधवा बहन होती है, भक्तिन की बेटी, उसका विवाह अपने तीतर लड़ाने वाले साले के साथ करवाना चाहता है। किंतु भक्तिन एवं उसकी जो बेटी होती, जिसकी हम शादी करवाना चाह रहे थे, वह दोनों क्या करती प्यारे बच्चों, इस रिश्ते को अस्वीकार कर देती है और उस लड़के को क्या कर देती, नापसंद कर देती। यही सब चीजों का उल्लेख इस आपके यहाँ से व्याख्या के अंतर्गत भी मिलेगा। अभी आप व्याख्या में देख रहे हैं, मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आप गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो आप एक पाठ का जो आपने भाव पढ़ा है, पाठ की जो स्टोरी या कहानी अगर आपको पता है, तो सामान्य रूप से उस कहानी का संक्षिप्त विवरण या उल्लेख आप उन पंक्तियों के आधार पर लिख सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें इसे गिलास कहते हैं, इसके अंदर पानी होता है, ऐसा मत सोचना क्या पी रहे हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे, भक्तिन की बड़ी बेटी युवावस्था में ही विधवा हो गई। बिल्कुल, यहां से हमने देखा कि भक्तिन की बड़ी बेटी युवावस्था में क्या हो जाती, विधवा, जिससे जेठों के बेटों को चाची की संपत्ति हड़पने का अवसर मिल जाता है। यहाँ एकदम से तकरार करने वाली स्टोरी का बोध हो रहा है। और ये ऐसी वाली स्टोरी आपने कहाँ देखी होगी, मिथुन की पिक्चरों में, बहुत पुरानी वाली पिक्चरों में मिलता था कि जब उसके माँ या पिताजी मर जाते थे तो वहां पर बेटे या बेटी की क्या कर देते थे, संपत्ति हड़प लेते थे। अमरसपुरी वहां मेन रोल निभाता था, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या लिखा है, जेठों के बेटों को, उसके जो जेठ है, किसके जेठ है, भक्तिन के जो जेठ है, उनके बेटे को चाची की संपत्ति हड़पने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि अगर वहां पर वह उसकी जो बड़ी बेटी होती है, वो यदि विधवा नहीं होती तो उसकी सारी संपत्ति, भक्तिन की सारी संपत्ति, उस चाची की सारी संपत्ति किसके पास चले जाती, वहां पर उसकी बेटी और दामाद को दे दी जाती। पर वह क्या हो जाती प्यारे बच्चों, विधवा हो जाती है, जिससे सारी संपत्ति हड़पने का अवसर इन्हें मिल जाता है। अतः बड़े जेठ का जो लड़का होता है, बड़े जेठ का लड़के को हम सामान्यतः क्या कहते हैं, उसमें जेठोर, अपने तीतरबाज साले से विधवा बहन का विवाह कराकर, अपने तीतरबाज साले से, साला उसका क्या होता है, गुड़ गोबर है, उसमें तीतरबाज है, साले से विधवा बहन का विवाह कराकर उसकी संपत्ति का अधिकारी बनने की सोचने लगा। मतलब अपनी ही विधवा बहन का विवाह कराना चाहता है और उसकी संपत्ति को खुद हड़प लेना चाहता है। कौन, जेठ का बड़ा लड़का। लेकिन बुद्धिमान माँ की याद रखना इसमें, लेकिन बुद्धिमान माँ की बुद्धिमान विधवा पुत्री ने, माँ भी कैसी बुद्धिमान है और उसकी पुत्री भी कैसी बुद्धिमान है, बिल्कुल, बुद्धिमान माँ की बुद्धिमान विधवा पुत्री ने उस तीतरबाज को नापसंद कर दिया। उन्होंने भैया कहा कि हम इससे शादी नहीं करवाएंगे, हमें यह लड़का क्या है, पसंद नहीं है, नाश्ता खाओ और घर में जाकर बैठ जाओ चुपचाप। उसके बाद क्या कहा है इसमें देखिए, उधर किसी बाहर के बहनोई को परिवार के सदस्यों ने नहीं आने दिया। किसी भी बाहर के बहनोई को परिवार के सदस्यों ने नहीं आने दिया, जिस कारण विधवा बहन के विवाह की बात ही टल गई। यहाँ से विधवा बहन के जो विवाह है, उसकी विवाह की क्या होती है, बात टल जाती है। माँ बेटी दोनों खूब मन लगाकर मेहनत करने लगी, जिससे उनकी संपत्ति रक्षा हो सके। और उन्होंने क्या किया, माँ और जो बेटी, प्यारे बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ना है आपको, उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, खूब मन लगाकर मेहनत करने लगी दोनों की दोनों, जिससे उनकी संपत्ति की क्या हो जाए, रक्षा हो। परंतु भक्तिन व बेटी के भाग्य में सुख नहीं था। अर्थात यहाँ पर आता है आपका एक सॉलिड सा ट्विस्ट, और भक्तिन और उसकी बेटी के भाग्य में सुख नहीं था, ये बताया गया है।
अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि तीतरबाज साले को जेठ के लड़के साम दाम दंड भेंट किसी भी प्रकार से, तीतरबाज जो साला था उसको क्या करना, जेठ के लड़के साम दाम दंड भेंट किसी भी प्रकार से चचेरी बहन का पति बनाने में लगे थे। वे अनचाहे बहनोई को अपनाने की युक्तियां सोचने लगे थे। मतलब वह क्या करना चाहते थे, जेठ का जो बड़ा लड़का था वह तीतरबाज साले को क्या करना चाहता था, अपने विधवा बहन का पति बनाना चाहता था। अनचाहा बहनोई बनाना चाहता था, बिल्कुल नहीं चाहती थी उसकी माँ उससे शादी कराना, फिर भी उसकी क्या कराना चाहते थे, वो शादी करा देना चाहते थे। ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। तो बहनोई बनाने की युक्तियां ढूंढने लगे थे, अलग अलग प्रकार के नियम कानून निकालने लगे थे कि भैया इसकी शादी कैसे कराए। अंतिम में क्या लिखा है, विशेष पॉइंट के अंतर्गत आप यहाँ से देख पा रहे, पहला क्या है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यह कहावत होती है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा। जैसी कहावत के प्रयोग से भाषा में तरलता नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सरलता आ गई है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है यहाँ से, ये पहला हो गया प्रस्ताव। इस प्रकार से आप देख रहे प्रस्ताव, चरितार्थ, अभिषक्त जैसे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के शब्द अर्थात किस प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़े से कठिन शब्द है, यहाँ से क्लिष्ट भाषा है, कठिन भाषा है। तीसरा क्या आ गया है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का क्या है उसमें प्रयोग, अर्थात संस्कृत से संबंधित जो खड़ी बोली होती है उसका प्रयोग भी यहाँ पर महादेवी वर्मा के द्वारा अपने इस संस्मरणात्मक आपके यहाँ से लेखन में किया गया है। तो याद रखना, महादेवी वर्मा का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ है भक्तिन, उससे लिया गया यह आपका यहाँ से गद्यांश है, जिसमें आपके वहां से बड़े जेठ के जो बेटे होते हैं वो अपनी विधवा बहन का क्या कराना चाहते हैं, जबरदस्ती विवाह कराना चाहते हैं। इन चीजों को यदि आप एक के बाद क्रम के रूप में लिखते हैं तो आप सामान्यतः इसकी व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग सारी चीजें देख लेंगे। पर यहाँ पर आपको एक स्टोरी या कहानी का होना बड़ा आवश्यक होता है, पता यदि आपको रहेगा तभी आप पहचान पाएंगे कि यह आपका पद्यांश या गद्यांश जो होता है, वह दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि यह किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ के लेखक कौन होते हैं। ठीक है, इसमें तो यह प्रश्न क्रमांक 21 जो है उसका यहाँ से अथवा समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 में देखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ 22 में कहा गया, यह भी 4 अंक वाला प्रश्न है, इसको याद रखना है। यह भी कितने अंक का प्रश्न होता है प्यारे बच्चों, 4 अंक का। यहाँ एक पत्र लेखन के रूप में पूछा गया है। पत्र लेखन में क्या चीजें है इसको देखिए आप। यहाँ पर क्या कहा गया है पत्र लेखन में, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को, सचिव को लिखना है। किसे लिखना है पत्र, सचिव। कहाँ के सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के। और माध्यमिक शिक्षा मंडल कहाँ का, मध्य प्रदेश भोपाल को। अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की आपकी अंक सूची, या एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं उसमें, प्रमाण पत्र। तो अंक सूची अथवा यहाँ से आपको याद रखना है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब आप बताइए, आप द्वितीय प्रतिलिपि कब मंगाएंगे, तो ये बात आपको समझनी है कि यह जो आवेदन पत्र है यह एक प्रकार का औपचारिक पत्र है, अर्थात किसी अधिकारी विशेष को यह पत्र लिखना है। आपकी जो अंक सूची होगी, वह अंक सूची क्या है, वह किसी कारणवश क्या है, गुम हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप उसे भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने उसको रख दिया है, तो वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इस कारण के कारण आप क्या करेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव महोदय को क्या करते हैं, एक पत्र लिखेंगे। और सामान्य पत्र जो है यह सामान्य प्रारूप के अंतर्गत भी लिखा जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत याद रखना है, हाँ यहाँ क्या लिखा है देखिए, इसमें सेवा में, तो अब आप अगर किसी विशेष अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो आप सेवा में की जगह क्या लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें प्रति। आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा रहेगा, सचिव, बिल्कुल सचिव से उल्लेख करना पड़ेगा। तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पर मध्य प्रदेश, और क्या लिखा है इसमें, भोपाल। अब यहाँ पर विषय में आपने क्या लिखा, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रतिलिपि भेजने के संदर्भ में, इस प्रकार से कि प्रमाण पत्र की क्या चाहिए आपको, दूसरी प्रतिलिपि। इसके बाद आप मान्यवर के रूप में या यहाँ से महोदय जी के रूप में आप एक संबोधन सूचक शब्द लगाएंगे जो लगा हुआ है। यह कोई एक नया फॉर्मेट नहीं है, इसे आपने कितने बार इस प्रकार के पत्र लिखा होगा 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक। हालांकि भले ही आपने अपने प्रधान अध्यापक या कक्षा शिक्षक को 2 दिन के अवकाश आदि संबंध में पत्र लिखा होगा, पर उसी प्रकार का प्रारूप होता है जो औपचारिक पत्रों का होता है। तो आपने क्या कर दिया, इसमें सचिव लगा दिया। आप किसी अधिकारी को, आधिकारिक रूप से वह क्या है, इसमें अधिकारी है, तो आप सेवा में की जगह क्या लगाएंगे, उसमें प्रति लगाएंगे। सेवा में नहीं लगाना है, उससे ज्यादा प्रभावशील शब्द वहां पर क्या होगा, प्रति।
और प्रमाण पत्र की दूसरी प्रतिलिपि भेजने के संदर्भ में या मंगवाने के संदर्भ में, आप उसमें भेजने की जगह मंगवाने के संदर्भ में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से विषय। अब आपको मैंने काफी बार कहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ से जो मुख्य रूप से जो नीचे में जो विस्तार प्रारंभ होता है, यह उस पत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैंने गत वर्ष राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से कक्षा 10वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 1406 के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। भैया ने प्रथम श्रेणी में क्या कर दी है, परीक्षा उत्तीर्ण कर दी है। तो इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक सबसे मुख्य कारण प्रस्तुत करना होगा कि आप किस प्रकार से अंक सूची प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप 10वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की, जो भी आप अंक सूची प्राप्त करना चाहते हैं, या 11वीं कक्षा की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सबसे पहले इस चीज का विवरण देना होगा कि मेरे द्वारा इस प्रकार की परीक्षा इस वर्ष और इस कक्षा की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया गया है। मेरा अनुक्रमांक यह है, मेरे द्वारा किसी कारणवश क्या है, वह अंक सूची जो है या प्रमाण पत्र जो है वह क्या है, घूम चुका है, वह गुम हो चुका है। तो जिस कारण से मैं विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए या विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में कई जगहों पर क्या है, मैं असमर्थ हूँ। तो कृपया करके मुझे क्या है, इसकी द्वितीय प्रमाण पत्र सूची जो है वह प्रदान करके मुझे क्या करे, उसमें यहाँ पर कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखे, या मुझे क्या करे, उसमें अनुग्रहित करे। इस प्रकार की चीजें। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप किस कक्षा में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, कहाँ से आपने अध्ययन किया, इस प्रकार की चीजें बतानी होगी। और उसके बाद आपकी किस कक्षा की अंक सूची है, इस चीज का भी उल्लेख आपको देना होगा कि आपने कौन सी परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, जिसकी आपकी अंक सूची आपको प्राप्त करनी। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जब मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सविनय निवेदन है कि मैंने गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष क्या किया, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से क्या कर दिया, यहाँ से इन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और हम अभी आपसे कहां से चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बालाघाट। हमारे शिक्षा का सबसे प्रमुख प्रसार का केंद्र मध्य प्रदेश का बालाघाट, आप बालाघाट में है अभी। ठीक है। इसमें तो ग्वालियर से कक्षा 10वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 1406 से के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र भी मुझे मिल गया। मतलब ये बताना होगा कि अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र भी मुझे मिल गया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा प्रमाण पत्र, यही बात मैं आपको अभी कह रहा था कि दुर्भाग्य से मेरा प्रमाण पत्र कहीं क्या हो गया, उसमें खो गया है। मैंने नौकरी के लिए अनेक रिक्त स्थानों पर यहाँ पर क्या है, आवेदन प्रस्तुत किए हैं, पर मैंने अपने प्रमाण पत्र खोने की सूचना, यहाँ पर लिखा है खोने की सूचना कहाँ डाली है, दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दी और है, यहाँ से अलग अलग है। तथा इस आशय का अपना शपथ पत्र भी तैयार कर दिया है। मतलब एक शपथ पत्र भी क्या कर दिया है उन्होंने तैयार, और अपनी अंक सूची खोने की सूचना को उन्होंने क्या किया है, दैनिक समाचार जो पत्र होते हैं प्यारे बच्चों, वो दैनिक समाचार पत्रों में भी इस सूचना का क्या कर दिया है उन्होंने उल्लेख। वांछित शुल्क भी जमा करा दिया है। शपथ पत्र के साथ आपको एक वांछित शुल्क भी इनके द्वारा जमा करा दिया गया है। कृपया मेरे प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि, अंतिम में यही है कि कृपया मेरे प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि अविलंब भेजने की कृपा करें, मतलब बिना किसी विलंब के भेजने की कृपा करें। मैं आपकी इस महती कृपा के लिए आजीवन आभारी रहूंगा, आपका आजीवन आभारी रहूंगा। महती कृपा याद रखना है, कृपा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक होता है, और उसके लिए आप यहाँ से विशेषण के रूप में महती शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसके पश्चात आप एक सामान्य रूप से एक दिनांक को लिख सकते हैं। दिनांक आपको इस प्रकार से इस ओर लिखना है, और आप यहाँ प्रार्थी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे की स्लाइड में देखते हैं, यदि यह होगा तो ठीक है। बिल्कुल आपने क्या देखा इसमें, धन्यवाद, सधन्यवाद किया, संलग्न किया आपने दो प्रपत्र। ये दो प्रपत्र में आपने क्या क्या प्रपत्र लगाए, देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, देखना उसमें यहाँ पर जब आप देखेंगे तो शपथ पत्र भी तैयार कर दिया, और वांछित शुल्क भी एक जो ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट भी इन्होंने क्या कर दिया, उसमें तैयार कर दिया। तो इन्होंने दो प्रपत्र संलग्न कर दिए, दिनांक लिख दिए 15/1/2024, ये आपका इसमें 15 तारीख का ऐसे ही डाल दिए उसमें। और प्रार्थी, यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, प्रार्थी। इस प्रार्थी शब्द के बाद नीचे में क्या लिखा है, कोई कनिष्क कुमार नाम का लड़का है जो किसके पुत्र हैं, श्री नरेंद्र कुमार जी के, और यह यहाँ से वार्ड नंबर 31 जो क्षेत्र है दौलतगंज ग्वालियर मध्य प्रदेश से, इनके अंक सूची या प्रमाण पत्र क्या है, खो चुका था। इस कारण से इन्होंने क्या है,
एक आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो मुख्य भाग होता है पत्र का, तो आपको याद रखना है मुख्य भाग जब आप देखते हैं तो पत्र का जो मुख्य भाग होगा प्यारे बच्चों, इस आपके मुख्य भाग में जो यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे वहां आपका मूल आपका वर्णन होना चाहिए कि यहाँ से आपका प्रमाण पत्र क्यों चाहिए। तो आपकी अंक सूची गुम हो चुकी है, उस चीज का उल्लेख होना चाहिए। वहां पर आप किस कक्षा में पढ़ते थे, क्या आपका अनुक्रमांक था, उस चीज का उल्लेख होना चाहिए। सारी चीजें जो है उस आपके यहाँ से पत्र के अंतर्गत, इस आपके आवेदन पत्र के अंतर्गत यहाँ से सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, सबसे मुख्य चीज यही है। ये आपका सबसे मुख्य भाग होता है किसी पत्र का। ये अगर आपसे लिखते बन जाएगा तो सारी चीजें हो जाएगी। हाँ, इसके बाद अथवा के प्रश्न को देखते हैं। आपने अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आपको किसको लिखना है? अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, अपने ही विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। मतलब निर्धन छात्र कोष जो होता है उससे अब आपको क्या करना है, उसमें छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये बात आपको यहाँ से समझनी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है वहां पर देखेंगे इस प्रकार से उत्तर। अब यहाँ से आप सेवा में का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है, सामान्यतः आप यहाँ से सेवा में शब्द लगा सकते हैं। प्राचार्य महोदय को लिख रहे हैं, महात्मा गांधी विद्यालय बालाघाट का कोई छात्र है, वह अपने बालाघाट इस आपके यहाँ से महात्मा गांधी विद्यालय बालाघाट के प्राचार्य महोदय को क्या लिखना चाह रहा है, पत्र लिखना चाह रहे हैं। विषय में वही है, निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। तो निर्धन जो छात्र कोष होता है उससे छात्रवृत्ति हेतु क्या है, उसमें आवेदन पत्र चाहिए। किससे? निर्धन छात्र कोष से। ये आपको याद रखना है। महोदय जी या मान्यवर जी का यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। ये बात मैं आपको यह आपको चौथा पत्र में आपको पढ़ा रहा हूँ। 2023 के प्रश्न पत्र में भी हमने पत्र पर चर्चा की थी और आज भी हम यहीं पर आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत। यह भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र होगा जो सरकारी कार्यालय या शासकीय गतिविधियों से संबंधित रहेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति, याद रखना, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु यहाँ से आवेदन पत्र चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि आपको इस चीज का उल्लेख उस पत्र के मुख्य भाग में करना होगा। ये जो आप यहाँ से मुख्य भाग लिखते हैं किसी भी पत्र का, ये तो आप सभी सामान्य रूप से लिख पाएंगे। इस मुख्य भाग में पत्र लेखन के अंतर्गत इस चीज का आपको उल्लेख करना होगा कि यहाँ पर जब आप देखते हैं इस पत्र लेखन में कि सबसे पहले कि आपकी दयनीय स्थिति है, आपके पिता जो है वह कृषक है, जिनकी जो आय होती है वह काफी कम है, अर्थात आप एक निर्धन छात्र है। आपको सामान्यतः एक आय प्रमाण पत्र जो होता है उसका भी उल्लेख करना होगा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में जो पढ़ने के समय में जो होती है उनका उल्लेख करना होगा। और ये भी वहां से अधिसूचित करना होगा आपको कि आप क्या है, कक्षा 10वीं या 12वीं जिस कक्षा में आप अध्ययनरत है वहां के आप एक होनहार छात्र है। आपके द्वारा जो भी आपकी परीक्षा है उसमें अच्छे खासे प्राप्तांक के अंक प्राप्त किए गए, अर्थात आप पढ़ने के इच्छुक है। फिर भी क्या है उसमें इस प्रकार से निर्धनता का जो भाव है, निर्धनता के कारण क्या है आप वहां से अपनी पढ़ाई में क्या है बाधा या विघ्न उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं। इस कारण से आपको क्या है वहां पर एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको एक मुख्य भाग के रूप में यहाँ पर उस आपके आवेदन में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये अब हम देख रहे हैं, मुझे ज्ञात हुआ कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर आपने कहा कि महोदय जी मुझे पता चला, मुझे ज्ञात हुआ कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है। किसको प्रदान की जा रही है? निर्धन बच्चे को, और निर्धन के साथ साथ मेधावी बच्चों जो क्या है उसमें पढ़ने में भी अच्छा होता है, उसे यहाँ पर क्या की जा रही है, छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है, उसी चीज का उल्लेख है। और इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में आप अपने प्राचार्य से कहते हैं कि प्राचार्य महोदय आपकी सेवा में क्या है, मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने वर्ष 2000 यहाँ पर 23 लिख देते हैं, 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल मतलब 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए। इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आप निर्धन होने के साथ साथ क्या है, एक मेधावी छात्र है, पढ़ने के इच्छुक छात्र है, आप पढ़ाई में बहुत तेज है। इस प्रकार से तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विज्ञान एवं गणित विषयों में मैंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से भी आपको अपने यहाँ से अंक सूची के अंतर्गत जो आपने अच्छा काम किया है उसका उल्लेख होना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या है ये आपको याद रखना, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में मैंने
अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब कक्षा 11वीं में क्या किया, प्रथम स्थान। 10वीं में क्या है, वह मेधावी छात्र। गणित और विज्ञान में उसने क्या किया है, 80 से अधिक अंक प्रस्तुत कर दिया, माफी चाहते हैं प्राप्त कर दिया है उसमें। तो यहाँ पर आपने देखा कि 10वीं में भी अच्छे खासे अंक है, 11वीं में भी प्रथम स्थान है। तो मैं विद्यालय की ओर से जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सक्रिय भाग लेता रहा हूँ, मतलब विद्यालय की ओर से वो जनपद स्तर पर जो आपकी क्रीड़ा प्रतियोगिता की जब हम बात करते हैं, क्रीड़ा मतलब खेल से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती प्यारे बच्चों, उसमें भी वह क्या करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। अर्थात वह बहुत अच्छा मेधावी छात्र है, वह सारी गतिविधियों में क्या है, उसमें लगभग निपुण है। और मैं एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, यहीं से आपका मूल भाव है कि सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण मुझे पढ़ाने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है। पिताजी को कठिनाई क्यों हो रही है, क्योंकि उसका मूल कारण क्या है, निर्धनता है। उसके पिताजी सामान्य से कृषक है, किसान है, तो इस कारण से क्या हो रहा है, वहां से कठिनाई हो रही है। तो आपने देखा इसके आगे भी थोड़ा सा उल्लेख है। मुझे आशा है कि, अब उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति विचार करते हुए छात्रवृत्ति अनुसार, यह दोनों एक साथ शब्द है, छात्रवृत्ति अनुसार मेरे प्रदान करने की महती मेरे हाँ छात्रवृत्ति अनुसार मेरे प्रदान करने की महती कृपा करेंगे। तो मेरे ऊपर याद रखना, उसमें मेरे ऊपर इस प्रकार से रहेगा, मेरे ऊपर छात्रवृत्ति प्रदान करने की आप महती कृपा करेंगे, मेरे ऊपर महती कृपा करेंगे कहा गया। इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। ठीक है, उसमें ऋणी रहेंगे ये भैया, क्यों रहेंगे, क्योंकि निर्धनता के कारण क्या है, इनका वहां से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा क्या है, उसमें तकलीफ आ रही है बाधा उत्पन्न हो रही है, अवरोध हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो एक सामान्य सा आप यहाँ पर उल्लेख लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा कि इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको याद रखना है कि वर्ष 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं की परीक्षा इन्होंने अच्छे खासे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। गणित, और यहाँ पर गणित के साथ क्या है, उसमें विज्ञान विषय में 80 के ऊपर प्रतिशत है इनके। 11वीं की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए। और जनपद स्तर पर जो क्रीड़ा जो प्रतियोगिताएं होती, खेल प्रतियोगिताएं जो होती है, उसमें भी ये सक्रिय भागीदार है। और इसके साथ क्या है कि इनके द्वारा कार्यालय, ये यहाँ माफी चाहते हैं, विद्यालय की जब हम बात करते हैं, तो विद्यालय की विभिन्न जो गतिविधियां होती, वहां पर भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया जाता है। तो इन सब सारी गतिविधियों के बावजूद जब आप देखते हैं, तो पर इनके बाद यहाँ से एक सबसे मुख्य रूप से विवरण प्रस्तुत करना है कि आपको, अब आपने क्या है, यहाँ पर सारी गतिविधियों का वर्णन कर दिया हो, तो मेधावी छात्र होने को लेकर प्रदर्शित हो रही है। पर अब आप निर्धनता के लिए यहाँ से बता देंगे कि मैं एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिताजी गांव में क्या है, गरीब किसान है, जिनके द्वारा मुझे पढ़ाने की एक इच्छा है। पर अभिलाषा होने के बावजूद भी, इच्छा होने के बावजूद भी क्या है, मुझे निर्धनता के कारण पढ़ने में कठिनाई आ रही है। इस कारण से मैं पढ़ने में असक्षम महसूस कर रहा हूँ, कठिनाई उत्पन्न हो पा रही है। अतः आप क्या करेंगे, मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करके मेरे ऊपर क्या है, उसमें वहां पर कृपा करेंगे, आपकी बड़ी महती कृपा होगी। और मैं इस आपके कार्य के लिए मैं आपका आजीवन क्या रहूंगा, ऋणी। 10/7/2000 इसमें 24 को यहाँ पर हम डेट कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आज की डेट हम देखेंगे, तो आज कितनी डेट है प्यारे बच्चों, आज है इसमें 16/1/2024 को यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। तो 16/1/2024 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, बिल्कुल यह तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे। ठीक है, देखो, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य कौन है, उसमें संजीव सिंह है, और वह कक्षा 12वीं के अ वाले सेक्शन में, अ वाली क्लास में क्या है, अध्ययनरत है। तो यह हमारा प्रश्न क्रमांक क्या हो गया, इसमें 23। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक, माफी चाहता है, अभी जो हमने यहाँ से पढ़ा है पत्र लेखन, यह पत्र लेखन से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक क्या है, इसमें 22 है। अब प्रश्न क्रमांक 22 के बाद यहाँ से प्रश्न क्रमांक 23 के ऊपर में चर्चा करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 23 जो होता है वह किससे संबंधित होता है, निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न होता है। इसके ऊपर आइए थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, फिर इसके अगले वीडियो में हम इसकी और चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंगभूत निबंध लिखिए। मैंने आपको यहाँ पर एक साथ 4 से 5 निबंध इस मॉडल टेस्ट पेपर में लेकर नहीं आया हूँ। मैंने आपको यहाँ से 2 निबंध के बारे में बताया, जिसके बारे में एक संक्षिप्त में आपको प्यारा सा विवरण प्रस्तुत करूंगा, जिसको आप पढ़कर आराम से क्या है, अपने अपनी खुद की भाषा के आधार पर आपको एक निबंध लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपको निबंध लिखने के लिए बहुत सारा रट्टा मार के ढेर सारा उसमें यहाँ से चीजों को रट कर यहाँ से निबंध लिखने नहीं जाना है।
जैसे एक पहला निबंध अनुशासन का महत्व है, यह आपके वर्ष 2023 की बोर्ड आधारित परीक्षा में भी पूछा गया था। तो आज मैं आपको 2 निबंध के बारे में बताऊंगा। अगले मॉडल टेस्ट पेपर में भी हम इसमें 2 निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम इसका संक्षिप्त चर्चा करते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण पर। यहाँ आपका पहला निबंध आप देख रहे हैं, क्या लिखा है? अनुशासन का महत्व। इसकी रूपरेखा का मतलब एक प्रारूप आपको तैयार करना है कि क्या क्या चीजें हो सकती है, बाकी उसको लिखना आपको ही है। मैं एक बार स्लाइड यहाँ से बता दूंगा आपको, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रस्तावना मतलब उसके बारे में जानकारी। अनुशासन का आशय, क्यों आपको अनुशासन की आवश्यकता है, अनुशासन के प्रकार, किस किस प्रकार का अनुशासन होता है, अनुशासन के क्या लाभ है, और उसके बाद अनुशासन के जो हानि होती है वो भी हो सकता है। उसके बाद अनुशासन से हानि बिल्कुल नहीं होती, अनुशासन के लाभ रहेंगे, और उसके बाद अनुशासन न करने पर क्या किस प्रकार की हानि आपको जीवन में देखने को मिल सकती है, वो भी चीजें यहाँ पर रहेगी। और उपसंहार का मतलब एक अंतिम रूप से क्या है, एक सटीक और एक संरचनात्मक व्याख्या रहेगी, जिसको हम क्या कहते हैं उसमें उपसंहार। और पहला पॉइंट जो होता है इसको हम क्या कहेंगे इसमें, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या होता है, किसी भी प्रकार के निबंध लेखन की एक जो सामान्य सटीक जो जानकारी होती है, जिसके अंतर्गत मुख्य बिंदुओं का समावेश होता है प्यारे बच्चों, उसे ही आप क्या कहते हैं उसमें, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंतर्गत एक सामान्य सी गतिविधि को आपको यहाँ से शामिल करना है, जिसके अंतर्गत आप अनुशासन आपके जीवन में क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है, इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की चीजें आपके प्रस्तावना में आ जाएगी। और अनुशासन का क्या आशय है, अर्थात क्या होता है अनुशासन, इससे क्या चीजें बदलती है, क्या इससे लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार से इस अनुशासन से देश या राष्ट्र क्या है प्रगति करता है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, ये बात आपको क्या करना है, अनुशासन के आशय में लिखना है। अनुशासन के प्रकार अर्थात किस किस प्रकार का अनुशासन होता है, यहाँ इसके बारे में बताना है। उसके बाद अनुशासन के क्या लाभ होते हैं, और उपसंहार, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सबसे अंतिम रूप में क्या करना है, अनुशासन का एक संक्षिप्त सा 4 से 5 लाइन का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर देना है। उपसंहार का मतलब ही होता है एक संक्षिप्त विवरण या निचोड़, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी निबंध को एक संक्षिप्त स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, उसके मुख्य क्रियाकलाप या गतिविधियों को लिख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, उपसंहार। तो आप इसके लिए मैं आपको यहाँ से स्लाइड बता दे रहा हूँ, इसको आप एक बार घर में जाके ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। इसको जब आप देखेंगे फिर मैं आपको यहाँ से अगले मॉडल टेस्ट पेपर के अंतर्गत मैं इसके ऊपर निबंध वाले चैप्टर में बहुत आपको चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो विशेष प्रकार के जो आपके की पॉइंट होंगे जो निबंध लेखन से संबंधित, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय हो गया है इसलिए आपके एक सर बुलाने आ गए हैं, ठीक है। इसमें देखो प्रस्तावना रहेगा, अनुशासन का आशय, बस हो गया भैया। अनुशासन के प्रकार, प्रकार में आपको याद रखना है अनुशासन सदैव 2 श्रेणी में होता है, एक इसमें प्रथम आंतरिक तथा द्वितीय क्या होती है, बाह्य श्रेणी, इसको याद रखना। तो इसको आप 1 मिनट इसको भी घर में पढ़ लेंगे। इसके बाद ये क्या लिखा है उसमें, प्रस्तावना, इसके बारे में देखना, प्रस्तावना को थोड़ा सा देखेंगे आप, इसको पूछ करके देख लेना। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रोक रोक के वीडियो को, इसके पश्चात आप दूसरा देख रहे हैं अनुशासन का आशय, अनुशासन के प्रकार, ये दोनों चीजें, एक अनुशासन का प्रकार, एक अनुशासन का क्या है इसमें आशय। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं अनुशासन के क्या लाभ हो सकते हैं आपके जीवन में, इनको याद रखना है। उसके बाद उपसंहार जो लिया हुआ है, इस उपसंहार को भी आपको याद रखना है कि अनुशासन आपके जीवन में क्यों आवश्यक है, और क्या चीजें इससे क्या है अच्छी होती, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की चीजें भी आपको यहाँ से अनुशासन के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें तो आपने क्या देखा है इसमें, अनुशासन, ये आपका क्या है उसमें प्रश्न क्रमांक 23 के अंतर्गत एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको निबंध लेखन से संबंधित रहेगा। इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते निबंध लेखन के अंतर्गत, क्योंकि इसे आप रट्टा मार के मत जाइए। मेरे हिसाब से आप एक अपनी एक सरल अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या कीजिए, निबंध को प्रस्तुत कीजिए। बस इसके जो की पॉइंट होते हैं वो मैं आपको एक सामान्य प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जब आप देखेंगे, एक सामान्य प्रारूप, इसमें मैं आपको निबंध का एक प्रारूप बताऊंगा। यहाँ पर जो आपका हमारा अंतिम एक जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा, उस मॉडल टेस्ट पेपर में उसी प्रारूप को आपको फॉलो करके एक निबंध यहाँ से स्वच्छ एवं प्यारा सा निबंध लिखना है। तो अभी हमने यहाँ से क्या देखा, प्रश्न क्रमांक यहाँ से 23, और इस प्रश्न क्रमांक 23 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त निबंध का यहाँ से विवरण प्रस्तुत करना है। और हमने आज एक ही निबंध की चर्चा की, यह निबंध क्या है आपका, अनुशासन। यह महत्वपूर्ण निबंध हो सकता है, और निबंध के लिए एक अलग से जो है उसमें एक जो अंतिम मॉडल टेस्ट पेपर होगा, उसमें मैं आपको 3 से 4 निबंध एक साथ करवा दूंगा, उसका एक अलग से छोटा सा संक्षिप्त वीडियो बना के, ठीक है। इसमें तो आपने क्या देखा, इसमें यहाँ आपका अनुशासन से संबंधित निबंध है। हाँ, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इसको समझना है आपको, ठीक है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ
कि आज हमने आपका हिंदी विषय का पहला या जो प्रथम मॉडल टेस्ट पेपर है यह पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने 4 अंक के सारे प्रश्न देख लिए, जिसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और उसके पश्चात पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद आज क्या किया हमने निबंध पर भी चर्चा की। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पत्र लेखन में जब आप देखेंगे तो आज हमने औपचारिक पत्रों के ऊपर चर्चा की है। अगले जब मॉडल टेस्ट पेपर में हम देखेंगे तो वहां मैं अनौपचारिक पत्रों को आपको यहाँ से बताऊंगा कि अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से कैसे लिखना है। और अंतिम में मैं आपको यहाँ से एक ऐसा सामान्य पेज के अंतर्गत भी पत्र लेखन की पृष्ठभूमि यहाँ से मैं लिखकर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पत्र लेखन में लिखना है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से व्याख्यात्मक चीजें तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर। तो आज हमने इसमें प्रथम मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी का पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। तो इसके पश्चात हम दूसरे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप नियमित रूप से अध्ययनरत रहिए। धन्यवाद।